गाइस, चंपारण सत्याग्रह बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो GS1 के अंदर ये आता है। और हम देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से हर एक साल एक या दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 69th की मैं बात करूं तो 69th में भी शॉर्ट नोट में ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं कि व्हाट इज़ इंडिगो रिवॉल्ट। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन 69th में फिर देखते हैं कि एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि एवेलुएट करने के लिए और इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। तो फिर 68th में भी क्वेश्चन आ चुका है, 67th में भी, 66 में भी, 64th में भी सेम क्वेश्चन, 3rd में, फिर 56 से 59 में, 47 में, 42nd में, इसके बाद 39th में भी आ चुका है। मतलब ओवरऑल हम अगर देखें तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ इंडिगो रिवॉल्ट या चंपारण सत्याग्रह क्या है। हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। दूसरी बात इसमें पूछा है कि कॉज एंड कंसिक्वेंसेस क्या रहा, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा प्रेजेंट अपराइजिंग के लिए, ठीक है, और टर्निंग पॉइंट फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे रहा, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कैसे साबित हुआ फ्रीडम मूवमेंट के लिए। मतलब मिला जुला के 2-3 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से ये फ्रीडम मूवमेंट को प्रभावित करती है, किस तरीके से ये जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको एक तरीके से धार देती है, और काउज एंड कंसिक्वेंसेस क्या थे और व्हाट इट वाज, और ये चीज़ें क्या थी और किस तरीके से ये विद्रोह शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद काउज देखेंगे, काउज में हम देखेंगे कि नीले साहब की क्या भूमिका होती है। ओके, फिर इकोनॉमिक काउज देखेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काउज देखेंगे, फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल काउज देखेंगे, एनवायरमेंटल काउज देखेंगे, फिर जो कंटेम्प्रेरी या हम बोल सकते हैं कि जो इमीडिएट काउज है। तो काउज में हम अलग अलग सेक्शन में काउज बताएंगे कि इन कारणों से या किन कारणों ने चंपारण सत्याग्रह को या इंडिगो रिवॉल्ट को प्रभावित किया या उसके उत्तरदायित्व जो तत्व हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि लखनऊ सेशन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। उसके बाद हम देखेंगे अराइवल ऑफ गांधी, ओके, एंड देन एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह, जिस सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने 1906 के दौरान साउथ अफ्रीका में किया था, उसी सत्याग्रह का प्रयोग करके किस तरीके से गांधी ने भारत में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। ठीक है, फिर इसकी क्रिटिक्स को देखेंगे कि आलोचना इसकी क्या है। फिर हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंडिगो रिवॉल्ट। ठीक है, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह क्यों इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। इंडिगो रिवॉल्ट ने ऐसा क्या कर दिया जो किसान गुस्से में आ जाते हैं, जो डिसेंट है वो किसानों के अंदर घर कर जाती है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वही लिखेंगे कि ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी, जो इकोनॉमिक सिस्टम था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव थी। फिर ये जो हम देखेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका एक तरीके से हम इमेज बोलेंगे इस तरीके को। और हम अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो आप कार्ल मार्क्स के बारे में भली बातें जानते होंगे, किस तरीके से उसने सोशलिज्म का नारा दिया और किस तरीके से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और बुर्जुआ क्लास को उन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं लिखी, और बुर्जुआ क्लास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बहुत भला बुरा कहा है मार्क्स ने। तो क्योंकि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बात की जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। इस कारण से यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई, फिर इकोनॉमिक सिस्टम जो एक्सप्लॉयटेटिव बनी, और इस तरीके से किसानों में रोष आया। फिर देखेंगे कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम हमने देख लिया, फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने देख ली, फिर ब्रिटेन में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो फिर मतलब कॉटन क्लोथ्स की मांग बढ़ी, मतलब कॉटन क्लोथ्स बनने स्टार्ट हुए, तो वहाँ इंडिगो की ज़रूरत पड़ी। इंडिगो की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स अगर आप उसको वॉश करोगे तो वो येलोइश हो जाता है। तो अगर इंडिगो से उसको हम वॉश कर देते हैं तो उसमें जो उसकी ख़राब होने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। ओके, तो अब अगर इंडिगो की हमें ज़रूरत पड़ रही है तो क्या होगा, हमें इंडिगो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब इंडिगो प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो वहाँ पे किस जगह पे, मतलब किस कॉलोनी में एक सूटेबल क्लाइमेट होगा, उस जगह को हमें सर्च करने की ज़रूरत है। तो हम जानते हैं कि इंडिगो जो है ट्रॉपिकल रीजन में बहुत अच्छे से उगाया जाता है। तो इस कारण से अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना हम भारत को चूज़ करें, और भारत एक अच्छा उसको ग्राउंड दिखा। तो फिर फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर राजकुमार शुक्ला एक वाइस बन के आते हैं। फिर गांधी को वो लखनऊ सेशन में मनाने को गांधी को मना लेते हैं लखनऊ सेशन में कि यू हैव टू विजिट चंपारण, और किसानों की जो दुर्दशा है, जो दयनीय स्थिति, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए हमारे किसानों की दुर्दशा को, और आप इसको नेशनल लेवल तक ले जाने का प्रयास कीजिए। फिर गांधी चंपारण आते हैं। फिर CDM सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सत्याग्रह
गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, अब हम देखेंगे कि बिफोर चंपारण जो बिहार में स्थिति थी किसानों की वो कैसी थी या किस तरीके से बिहार में ये पनपा। तो हम देखते हैं कि 1850 1859 टू 60 यहाँ पे दिगंबर विश्वास ने एक रिवॉल्ट छेड़ी। मतलब इंडिगो जो नील के किसान थे उनकी जो स्थिति थी बंगाल में भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले इन लोगों ने वहाँ पे बसना स्टार्ट किया, नीले साहब ने। ठीक है, तो 1859 से 1860 ईस्वी के बाद जो 1863 ईस्वी में इसका ट्रांसफ़र बिहार में होता है। तो हमने देख लिया कि दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास शायद नाम है, इसको रेक्टिफाई कर लेना आप। तो इन लोगों ने वहाँ पे मूवमेंट की शुरुआत की। फिर 1863 ईस्वी में भी बिहार में इसका ट्रांसफ़र होता है। उसके पहले की हम बात करें तो बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जिसका जैसे हम देखते हैं कि 1707 से 8 में एक प्रेजेंट का अपराइजिंग होता है। ओके, और वो लोग सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना के अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। फिर 1760 से 70 मधुबनी पंडौल में एक विद्रोह होता है। 1782 से 1785 में एक रिवॉल्ट होता है। फिर 1783-84 में एक रिवॉल्ट होता है दरभंगा राज के खिलाफ। फिर 1905-8 में होता है तिरहुत डिवीज़न में, ये ब्लूमफील्ड को तब मर्डर कर दी जाती है, ब्लूमफील्ड की मर्डर कर दी जाती है। फिर अप्रैल 1914 में जब बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है बांकीपुर पटना में, तो उस टाइम पे ब्रजकिशोर प्रसाद ने किसानों की आवाज़ को वहाँ पे रखा और किसानों की जो दयनीय स्थिति थी, जो किसानों की दुर्दशा हो रही थी बिहार में, उसको उजागर सबसे पहले ब्रजकिशोर प्रसाद ने कांग्रेस के जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई उसमें इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अब देखते हैं कि कॉजेज़ में हमने पहले देखा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली। इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये देखने की कोशिश की कि जो नील विद्रोह होता है बिहार में, नील विद्रोह या इंडिगो रिवॉल्ट के पहले कौन कौन से ऐसे विद्रोह हैं जो बिहार में पनपे, बिहार में उपजे, और किस तरीके से इसने किसानों को अवेयर किया कि आप अपने हक के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि काउज में सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोपियन नील है, इसको नीले साहब भी कहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि बहुत ढेर सारे टैक्स इन लोगों ने लगा दिया, अनेक तरह के टैक्स से इन लोगों ने इम्पोज किया। ठीक है, और जो टैक्स का नाम इन लोगों ने क्या रखा, ऑबॉज। जो ऑबॉज था ये एक इलीगल टैक्स था जो नीले साहब के द्वारा लगाया गया। ठीक है, हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी में ये इंडिया आते हैं और उसी टाइम पे ये तिरहुत डिवीज़न में बस जाते हैं। तिरहुत डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो आज का जो मुजफ्फरपुर का इलाका है, पश्चिमी चंपारण का इलाका है जिसका हेडक्वार्टर बेतिया है, पूर्वी चंपारण का इलाका है जिसका हेडक्वार्टर मोतिहारी है, सीतामढ़ी है, ये सारे जो रीजन है ना वहाँ पे इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, नीले साहब की संख्या। ये फिर 17th सेंचुरी में आते हैं, ये बस जाते हैं, बंगाल में बसते हैं, बिहार में बसते हैं। ठीक है, तो बेतिया राज का इनको संरक्षण प्राप्त था। ये जब इंडिया आते हैं तो ये मैंने बताया कि तिरहुत डिवीज़न में बसते हैं। सबसे पहले वेस्ट चंपारण में आते हैं, फिर ईस्ट चंपारण में आते हैं। और अगर मैं तिरहुत डिवीज़न की बात करूँ तो खास करके बेतिया और रामनगर वाला इलाका जो था, यहाँ पे इनकी तूती बोलती थी और इन लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया फार्मर्स को, पेजेंट्स को। तो इन्होंने क्या किया, जो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट जो लैंड है उनको लीज़ कर लिया। लैंड लीज़ करके इन्होंने क्या किया, इंडिगो प्लांटेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या किया, अपना बंगला इस्टेब्लिश कर लिया। बड़े बड़े बंगले इन्होंने बनाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लगाया। हमने देखा कि किस तरीके से जो ऑवर टैक्स है, ठीक है, फिर एक तवान टैक्स है। तो तवान टैक्स क्या होता है ना कि अगर आप इंडिगो की फसल उपजाना नहीं चाहते हो, आप प्रोडक्शन करना नहीं चाहते हो, तो आपको एक लंप सम अमाउंट देना होता था फैक्ट्री मालिक को कि आई एम नॉट विलिंग टू ग्रो इंडिगो। तो उसके एवज में आपको कुछ टैक्स देने होते थे, कुछ पैसे देने होते थे, कुछ अमाउंट देने होते थे, जिसे तवान कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन लोगों ने लगाया, यूरोपियन नीले साहब ने लगाया, ये जो एनुअल टैक्स था, एनुअल टैक्स से भी बहुत ज़्यादा होते थे। मतलब एक बार का जो टैक्स होता था वो कभी कभी एनुअल टैक्स से भी बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से ज़्यादती की गई है किसानों के ऊपर, जिसका कारण बना नील विद्रोह। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक काउज, सबसे पहले हमने देखा कि नीले साहब एक कारण बने। दूसरे कारण के रूप में हम देखते हैं इकोनॉमिक काउज में हमने देखा कि हम देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जब लाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से 90% ऑफ प्रोड्यूस आपको देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, मतलब
अंग्रेजों को देना पड़ेगा लगान के रूप में, और 10% केवल आप रखोगे। मीन्स 1/10% आप रखोगे एंड 10/11% आप किसको दोगे, आप ब्रिटिशर्स को दोगे एज अ लगान। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट है कॉलोनिस्ट के द्वारा 1793 में ये आता है। फिर जब परमानेंट सेटलमेंट आ जाता है तो मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाता है, और जिस तरीके से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे आएगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ साथ ही एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज आएंगी, और एक तरीके से ये अंग्रेज़ों को क्या करेगा, ये फ़ायदा प्रॉफिट पहुँचाने का काम करेगा। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो चुका है। ठीक है, नीले साहब इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंडिगो कल्टीवेशन तो किसी ज़मीन पे होगा, किसी खेत पे होगा। ठीक है, तो इसमें दो तरह की ज़मीन थी, एक जिरैत था, एक असमीवार था। तो जिरैत वो लैंड था जो अंडर प्लांटर्स, जो प्लांटर्स के अंदर में था, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका था, डायरेक्ट कंट्रोल था अंग्रेज़ों का, नीले साहब का। अब असमीवार है, असमी मतलब खुद, असमी मतलब संस्कृत में असमी का मतलब क्या होता है, खुद। ये खुद की ज़मीन थी। इसमें 3 तरह की ज़मीन है, एक है कुर्तौल, एक है खुस्की। ठीक है, तो कुर्तौल खुस्की वो ऐसी ज़मीन है जो मॉर्टगेज बॉन्ड पे किसको दिया जाता है, अंग्रेज़ों को दिया जाता है, नीले साहब को दिया जाता है, मतलब गिरवी भूमि के रूप में। अगर आपने किसी टैक्स को अदा नहीं कर पाए, आपने अगर टैक्स का अदा सही टाइम पे नहीं कर पाए और पूरी रकम आपने अदा नहीं की, तो आपको भूमि को गिरवी रखना पड़ेगा। तो कुर्तौल खुश्की वैसी भूमि थी, जो भूमि तो आपकी थी लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ में था। और एक भूमि थी 3 कठिया मतलब वो ऐसी भूमि थी जहाँ पे आप मतलब 1 कट्ठे में 20 बीघा, मतलब 20 बीघे में आपको 3 कट्ठे पे आपको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। और इंडिगो खेती करनी पड़ेगी, हम बाद में देखेंगे, जो इन्वायरमेंटल कॉज हम पढ़ेंगे या सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, तो किस तरीके से इसने सॉइल को इम्पैक्ट किया, किस तरीके से लैंड को बैरन बना दिया, और क्यों ये एक्सप्लॉयटेशन का एक कारण बना इंडिगो प्लांटेशन। तो ठीक है, तो इंडिगो प्लांटेशन हम क्या देखते हैं, तो 3 कठिया, तो 3 कठिया में आपको 3 पार्ट, मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे आपको इंडिगो का प्लांटेशन करना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें 2-3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1860 ईस्वी तक क्या था ना, कि आपको 5 कट्ठे पे इंडिगो का प्लांटेशन करना होता था। ठीक है, और जो कि 1867 में आके 3 कट्ठा हो गया, मतलब 3 कट्ठिया की शुरुआत कब होती है, 1867 ईस्वी में 3 कट्ठे पे आपको इंडिगो का प्लांटेशन करना होगा। तो इसमें 6.5 रुपये पर एकड़ मिलता था, लेकिन जब मोरले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में, तब उसमें राशि को बढ़ा दिया जाता है, और राशि को बढ़ाकर कर दी जाती है 13 रुपये पर एकड़। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत कम था, क्योंकि धीरे धीरे महंगाई भी तो उसी हिसाब से बढ़ी होगी। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल कॉज में हम देखते हैं कि ये जो, अगर आप इंडिगो की प्लांटेशन करते हो, इंडिगो की खेती आप करते हो, तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिगो के प्रोसेस में बहुत ही वाटर का इंटेक होता है और बहुत ही वाटर का वेस्टेज होता है। अगर आप इंडिगो का प्लांटेशन करते हो तो मतलब आपका जो सॉइल है ये क्या हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है, बैरन हो जाता है, और क्रॉप साइकिल आपका बहुत ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में हम देखते हैं जो चौथा है हमारा, कि नीले साहब क्या करते हैं, ये कंट्रोल ऑल विंग्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी विंग्स होते हैं, क्योंकि दे वर पावरफुल। इफ दे वर पावरफुल मीन्स दैट दे कंट्रोल एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, दे कंट्रोल लेजिस्लेटिव ऑल्सो, दे कंट्रोल जुडिशरी ऑल्सो। तो अपने तरीके से इन लोगों ने उनको इम्पैक्ट किया, और अपने फेवर में लॉ बनाने के लिए, अपने फेवर में लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका खामियाजा यह हुआ कि किसान की स्थिति दयनीय से दयनीय होती चली गई। ठीक है, अब इंटरनेशनल काउज में हम देखते हैं कि 1893 ईस्वी में, मतलब 1893 में जर्मन डाई का क्या होता है, आविष्कार होता है, डिस्कवरी होती है। ये एक सिंथेटिक डाई था। अब सिंपल से देखते हैं कि सिंथेटिक डाई आ गया तो जो हम नेचुरल तरीके से हम उगा रहे हैं इंडिगो, कि उसमें से लागत भी अधिक था, उसमें तमाम तरह की परेशानियाँ थी। तो अब इंडिगो कल्टीवेशन क्या होगा, अगर डिमांड मार्केट में कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, सप्लाई कम होगा तो किसानों को उगाना भी कम पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिमांड है ही नहीं। ठीक है, तो इंडिगो कल्टीवेशन फिर कम होता है। फिर नीले साहब क्या करते हैं, क्योंकि अब उनको टैक्स मिलना भी कम हो जाएगा, जो टैक्स वो लिया करते थे इंडिगो प्लांटेशन पे, इंडिगो कल्टीवेशन पे। तो नीले साहब क्या करते हैं, बहुत सारे टैक्स को इम्पोज करते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है जिसका रिजल्ट ये होता है कि किसान जो है टैक्स के तले दब जाते हैं और वो टैक्स को अदा नहीं कर पाते हैं। ओके, अब क्या देखते हैं कि मैगजीन का क्या रोल रहा। मैगजीन देखते हैं कि 1913 में एक वीकली मैगजीन जो कि कानपुर से स्टार्ट होता है, इसका नाम है प्रताप
और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें इन्होंने एक आर्टिकल लिखी, चंपारण में अंधेरा, और यहाँ पे किसानों की जो दयनीय स्थिति थी, जो दुर्दशा हो रही थी, जो पीड़ा थी, उनको अपने शब्दों में बयान किया कि किस तरीके से बिहार के तिरहुत डिवीजन में जो किसानों के हालात है, जो स्थिति है, क्यों ना हम उसको नेशनल पटल पे लाएं, क्यों ना हम और लोगों के मन में भी ये डालें कि हाँ, देश के किसी कोने में किसानों के प्रति जो उसकी जो किसानों का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण से कैसे हम बचा सकते हैं, किसानों को भी किसे हम, जो हमारी आंदोलन है, जो भारत की जो आंदोलन चल रहा था, जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था, उसमें शामिल करें। जब तक उसकी आवाज़ को आप नहीं उठाओगे तब तक वो हमारी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हो पाते। इसीलिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने सोचा है कि यही मौका है, किसानों की आवाज़ को भी हम उठाते हैं। फिर ठीक है, फिर 1917 में हम देखते हैं कि एक बिहारी मैगजीन होता है जो डेली न्यूज़पेपर है, महेश्वर ठाकुर इसके मतलब पब्लिश करते हैं। इसमें भी किसानों की बात की गई है कि किसानों की जो दयनीय स्थिति है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, कैसे नीले साहब ने मिल के और ब्रिटिशर्स ने मिल के उसकी हालत और ख़राब कर दी है। किस तरीके से इलीगल टैक्स या तावान की बात करें या तावान की बात करें या अबाव की बात करें या मरवास की बात करें, जो शादी के लिए टैक्स लिया जाता था, या सगौरा की बात करें, जो विडो रीमैरेज के लिए टैक्स लिया जाता था, या बेचाई की बात करें, जो मिल्क घी पे टैक्स होता था, जो अंग्रेज़ लिया करते थे, नीले साहब लिया करते थे, या गवाही, जो शोर हो जाता था, अगर पैर खराब हो जाता था, उस पर भी टैक्स लिया जाता था। मतलब तमाम तरीके के टैक्स थे। अब सोचो, इतने टैक्स के अंदर कोई अगर आदमी रहेगा तो वो कैसा फील करेगा। तो उसी एक्सप्लॉयटेशन के विरोध में कई सारी मैगजीन्स प्रकाशित हुई उस टाइम पे, जैसे हमने प्रताप के बारे में पढ़ा, इसके बाद बिहारी के बारे में मैंने पढ़ा। ठीक है, ऐसे अनेक सारे मैगजीन पब्लिश होते हैं उस टाइम पे। फिर सोशल कॉज में हम देखते हैं कि जो पेजेंट्स थे ना, ये आप देखो कि 1863 में वो आते हैं, जो नीले साहब होते हैं या प्लांटर्स होते हैं, वो बिहार की ओर कूच करते हैं। तो उस टाइम से अभी तक मतलब बहुत सारा समय बीत चुका होता है। तो इसके बाद बहुत सारे रिवोल्ट भी पहले हो चुके होते हैं पेजेंट्स के, फार्मर्स के। तो अब ये अवेयर हो चुके होते हैं। तो उसी में से एक होते हैं जो मीडिएटर होते हैं फार्मर्स के, जो राजकुमार शुक्ला, वो इस चंपारण के रहने वाले हैं, मुरली भरावा के। तो ये अपनी किसानों की मांग को लेके पहुंचते हैं कांग्रेस के सेशन में 1916 में, जो कि लखनऊ में होता है। ठीक है, और उसकी आवाज़ बनते हैं। फिर किस तरीके से हम देखें कि बाद में किस तरीके से राजकुमार शुक्ला और ब्रजकिशोर प्रसाद ने किसानों की स्थिति को, किसानों की दुर्दशा को महात्मा गांधी को बताने में ये कामयाब रहे, और महात्मा गांधी को फिर बिहार लाने में कामयाब हो सके, जिसका रिजल्ट होता है कि चंपारण एग्रेरियन बिल। हम ये सारी चीज़ों को आगे के समय में देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि इमीडिएट कॉज ये था कि जो पैन खर्चा ये रैयत पे लगने वाला क्या था, एक इरिगेशन टैक्स था। ये 3 रुपये पर बीघा था। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं, चाहे हम इमीडिएट टैक्स की बात करें या सोशल कॉज है या मैगजीन्स हैं, किस तरीके से अवेयर किए बिहार के लोगों को या भारत के लोगों को अवेयर किया किसानों की दुर्दशा के बारे में, या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज है, या इंटरनेशनल कॉज है, एनवायरमेंटल कॉज है। तमाम तरह के जो ये काउजेज़ हैं, जो ऑल द रीजन्स हैं, इन्होंने क्या किया, इंडिगो रिवॉल्ट को एक दशा दी तथा दिशा दी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से दिशा प्रदान किया गया लखनऊ सेशन के थ्रू। तो लखनऊ सेशन में क्या होता है कि जो पेजेंट्स का पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें चंपारण से राजकुमार शुक्ला और एक ब्रजकिशोर प्रसाद जो वकील होते हैं, ये गांधी को इन्फॉर्म करते हैं कि किसानों की दुर्दशा ये है और आपको बिहार चलना पड़ेगा, आपको मोतिहारी चलना पड़ेगा और उनकी दशा को जानना होगा, देखना होगा। और क्योंकि जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक नेशनल लीडर नहीं देखेंगे, तो फिर इनकी दशा को कौन देखेगा, इनकी पीड़ा को कौन देखेगा, इनके शोषण को कौन देखेगा। और किस तरीके से अगर हम किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो किसान किस तरीके से हमारे भारत की जो आज़ादी है कैसे अपना सर्वस्व देंगे। तो गांधी जी ने सोचा कि हाँ, यही एक समय है जो किसानों की दुर्दशा को किसानों की दुर्दशा पीड़ा देखने का, और अगर उनकी दुर्दशा पीड़ा को अगर समझ लिया जाए तो फिर वो नेशनल जो मूवमेंट है उसमें ये ज़रूर साथ देंगे। अब गांधी के रोल को हम देखते हैं, तो गांधी के रोल को में सबसे पहले हम देखते हैं सत्याग्रह जो पावरफुल वेपन है। तो किन किन टेक्निक्स का इन्होंने यूज़ किया, तो सत्याग्रह का यूज़ किया, ठीक है, हड़ताल का यूज़ किया, हंगर स्ट्राइक का यूज़ किया, एनसीएम का यूज़ किया, सीडीएम का यूज़ किया, हिजरत का यूज़ किया। तो हिजरत क्या है ना, हिजरत है कि जहाँ पे आपको अगर सेल्फ एस्टीम को खतरा आपको लग रहा है तो वहाँ पे आपको प्लेस को छोड़ देनी चाहिए। सीडीएम आप जान रहे हो कि सविनय अवज्ञा, मतलब लॉ है, लॉ को ब्रेक करना है। ठीक है, मतलब आप एक जो एक्सट्रीम पे जा रहे हो आप, मतलब यू आर ब्रेकिंग द लॉ। ठीक है, लेकिन
आप क्या कर रहे हो, सविनय कर रहे हो, मतलब नॉन वायलेंट है ये। तो CDM ये एक बहुत अच्छा टूल्स एंड टेक्निक से गांधी के द्वारा अपनाया गया। फिर नॉन कॉपरेशन है कि मतलब किसी भी चीज़ में आपका हम हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, हड़ताल है। फिर लास्टली हंगर स्ट्राइक, मतलब जब सारी वेपन्स फेल हो जाए तो फिर आप हंगर स्ट्राइक पे आप आओ, ठीक है। और इसका प्रयोग गांधी ने साउथ अफ्रीका में कर लिया था। तो मतलब साउथ अफ्रीका वाज अ लैब फॉर गांधी। गांधी ने देख लिया था कि किस तरीके से ये पावरफुल वेपन है, और अंग्रेज़ों के खिलाफ ही नहीं देखा था गांधी ने, मतलब अब क्योंकि उनको पता था कि ये सारे वेपन्स क्या हैं, पावरफुल है, इन सारे वेपन से अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। तो उसका बखूबी प्रयोग किया गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में। ओके, तो फिर देखते हैं कि अराइवल इन चंपारण क्या होता है कि 9 अप्रैल को गांधी जो है राजकुमार शुक्ला के साथ कहाँ आते हैं, कोलकाता से पटना के लिए चलते हैं और मजहरुल हक के घर में ठहरते हैं पटना में। फिर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं, क्योंकि एडवोकेट ऑफ पेजेंट्स होते हैं, किसानों की बात को रखते हैं कोर्ट में, तो क्योंकि उनको किसानों की दुर्दशा के बारे में पता था, तो ये सारे लोग फिर गांधी के साथ धीरे धीरे मिल जाते हैं। जो प्लांटर्स एसोसिएशन था तिरुवट डिवीजन का, GM विल्सन उसका नाम है, उससे भी बात करने की सोची गांधी ने, लेकिन ये फेल होता है। ओके, ये बात फेल कर जाती है और उसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है, गांधी की बातों को अनसुना कर देते हैं GM विल्सन। फिर मुजफ्फरपुर आते हैं, क्योंकि आप अगर पटना से मोतिहारी जाओगे तो आपको वाया मुजफ्फरपुर जाना होगा, तो पटना से फिर मुजफ्फरपुर आते हैं, यहाँ पर कृपलानी से मिलते हैं, JB कृपलानी से। फिर तिरहुत कमिश्नर जो होते हैं मार्शेड से भी मिलते हैं कमिश्नर से, लेकिन कमिश्नर ने भी इग्नोर कर दिया। अब सोचो कि हम वहाँ पे प्लांटर्स एसोसिएशन के GM विल्सन से मिलते हैं, उन्होंने बात को इग्नोर कर दी। हम कमिश्नर से मिलते हैं मार्श हेड से, उन्होंने भी बात को इग्नोर कर दी। किसानों के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इन बातों को सुनने के लिए ये लोग राजी तक नहीं है। तो लास्टली अब गांधी के पास कोई चारा नहीं बचता है, तो ये लास्टली अब इनके पास यही एक लास्ट टूल बचता है कि मोतिहारी जाएं और उनकी बातों को सुना जाए, उनके दर्द को देखा जाए। तब उनके साथ साथ कौन कौन होते हैं, राजेंद्र प्रसाद होते हैं, मजहरुल हक होते हैं, राजकुमार शुक्ला होते हैं, JB कृपलानी होते हैं, अनुराग नारायण सिंह होते हैं, रामनवमी प्रसाद होते हैं, HS पोलक होते हैं, शंभूषण होते हैं। तो ये लोग गांधी के साथ में चलते हैं, ठीक है। फिर CDM की शुरुआत होती है, लॉ को ब्रेक किया जाता है, लेकिन नॉन वायलेंट होता है। तो फिर जो गवर्नर होता है एडवर्ड गेट, इन्होंने क्या किया, गांधी को रिलीज़ कर दिया। और जब रिलीज़ करने के बाद क्या होता है, सत्याग्रह एक्सपेंड कर जाता है और लोगों में ये एक मैसेज जाता है कि कोई एक आदमी है जो कि किसानों की आवाज़ को उठा रहा है, कोई एक आदमी है कि जो बाहर से आया है लेकिन किसानों की आवाज़ को उठा रहा है। और इसके बाद किसान जो गांधी के साथ हो जाते हैं, किसान जो है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के साथ हो जाते हैं और किसानों की एक महती भूमिका रहती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से चंपारण सत्याग्रह ने जो आगे के मूवमेंट्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि बारदोली का मूवमेंट है, खेड़ा का मूवमेंट है 1918 में, फिर बारदोली का मूवमेंट है 1928 में, फिर अवध में जो मूवमेंट होता है, या बिहार में जो किसानों का जो मूवमेंट होता है, फिर साधारण सरस्वती का जो प्रेजेंस के लिए काम करते हैं, किस तरीके से ये अलग अलग मूवमेंट को, अलग अलग रिवोल्ट को एक दिशा देते हैं, दिशा देने का काम करते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि कमेटी ये फॉर्म, इसके बाद कौन सी कमेटी बनाई जाती है, चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का फॉर्म का गठन होता है। ये फॉर्म होता है 1917 में अंडर FG स्लाई के अंदर में ये कमेटी बनता है। इसके अलग और भी सदस्य थे, जैसे रीड रेनी है, गांधी है, हंटर है, नारायण सिंह है, हरिहर प्रसाद है, LC अडानी है। तो ये सारे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ओके, फिर चंपारण एग्रीगेशन बिल आता है और इसको W मॉड के द्वारा क्या किया जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे बिहार उड़ीसा के, ये 1918 में, ठीक है। अब रिपोर्ट अगर देखो, जब बिल आ जाती है, तो बिल अगर ये बिल के रूप में हमारे सामने है, ठीक है, तो मतलब एक्ट भी आएगा, ठीक है। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि तिनकटिया सिस्टम जो है इसको एबॉलिश कर दो, ठीक है। जो इतना टैक्स लिया जा रहा था 1/4 को वेव कर दो, 3/4 ही टैक्स अब लेना है। और 25% जो टैक्स, मतलब टोटल जो टैक्स जितना लिया जा चुका है उसका 25% आप रिटर्न कर दो, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि तवान है, अगर आपको इंडिगो प्लांटेशन नहीं करना है तो क्या करोगे आप, इंडिगो प्लांटेशन नहीं करना है तो फैक्ट्री मालिक को आपको कुछ पैसे देने होते हैं, वो तवान उसको बोला जाता है। अब ये क्रिटिक्स क्या है, इसका क्रिटिक्स ये है कि जो पेजेंट्स होते हैं इसकी ग्राउंड रियलिटी को गांधी ने नहीं देखा। मतलब और भी सारी समस्याएं थी, आपने केवल पेजेंट्स की बात की, आपने केवल इंडिगो
उगाने वाले किसानों की बात की, इंडिगो उगाने वाले पेजेंट्स की बात की, लेकिन और भी तो ऐसे छोटे मोटे किसान थे, जो कामगार थे, जो लेबर थे, जो खेतों में काम करते थे, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, जो छोटे मोटे किसान थे, उनकी बात को आपने राजनीतिक पटल पर लाने का काम नहीं किया, उनकी बात को आपने राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम नहीं किया। तो इसमें गांधी की एक तरीके से आलोचना होती है। ठीक है। फिर दूसरा है कि टैक्स को आपने केवल जितने टैक्स लिए गए थे केवल 25% रिटर्न करने पे ही आपने बात मान ली, इसे 100% करना चाहिए था। लेकिन हमें यहाँ पे यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये गांधी का पहला मूवमेंट था, गांधी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में, और ये अगर छोटी सी भी अगर अंग्रेजों के द्वारा मांग मान ली गई तो यह बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि हमने सत्याग्रह का प्रयोग, हमने सत्य का प्रयोग इंडिया में नहीं किया था, और हम यहाँ पे झुकाना चाहते थे, हमें दिखाना चाहते थे कि सत्य जो सत्याग्रह है एक पावरफुल वेपन है, और हमने करके वो दिखाया। तो इट वॉज़ नॉट अ स्मॉल डील, इट वॉज़ अ बिग डील, और हमने इसकी शुरुआत की, और हम देखते हैं कि किस तरीके से आज़ादी के मोमेंट में, किस तरीके से भारत को आज़ादी दिलाने में ये एक बहती भूमिका निभाई। उसका हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इस चंपारण सत्याग्रह का या इंडिगो रिवॉल्ट का। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ना, ये इसमें पेजेंट्स ओनली नहीं थे। ठीक है। तो इसमें चंपारण सत्याग्रह में पेजेंट्स तो साथ में आए ही, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग साथ में आए, बहुत सारे लीडर्स इसमें जुड़ते गए, और एक हम कहते हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ना, उसको बहुत धार मिली। जैसे हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद आते हैं, नरहरि पारिक आते हैं, अनुराग नारायण सिंह का उदय होता है, चाहे श्री कृष्ण सिंह तो इनके साथ में नहीं आते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ऐसे तमाम सारे जो लीडर्स होते हैं इनके साथ आते हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक नई दिशा देते हैं, एक नई जान फूंक देते हैं, और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी जो घटना, कोई एक मुद्दा है, किस तरीके से अगर उसको सही तरीके से उसकी जांच की जाए, सही तरीके से किसी के मुद्दे को उठाया जाए, तो वो हमारे साथ में लड़ते हैं, और एक तरीके से एक बहुत बड़ा मोमेंट क्रिएट हो जाता है, और किस तरीके से गांधी एक मसीहा के रूप में सामने आता है, ये हमने देखा है इस मोमेंट में। फिर हम देखते हैं कि सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह और सीडीएम जो है, ये सक्सेसफुल किस तरीके से वेपन है। हमने सत्य की पहचान की, हमने सत्य क्यों एक पावरफुल वेपन है उसके बारे में जाना, और किस तरीके से सत्याग्रह ने पूरे अंग्रेजों को हिला के रख दिया, हमने यह जानने की कोशिश की। अब पेजेंट्स की इशू को जब हमने रेज किया, हमने उठाया नेशनल लेवल पे, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, और लेटर के दिनों में खेरा अवध किसान मूवमेंट, या हम देखते हैं कि जो बारदोली सत्याग्रह है, ऐसे कई सारे मूवमेंट्स होते हैं किसानों के जिसमें जान फूंक दी। फिर इसी टाइम में टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी को दी। ठीक है। फिर ये सक्सेसफुल क्यों रहा? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन कम करना हमारा एम था, हमने कम किया, तो हम कह सकते हैं कि यह मूवमेंट जो है सक्सेसफुल रहा। हमने किसानों की दुर्दशा को नेशनल मीडिया तक लाया, नेशनल पटल तक लाया, हमने किसानों की पीड़ा को समझाया, हमने लोगों के जनमानस के मनस पटल पर लाया, हमने दिखाया कि किस तरीके से किसानों की दुर्दशा हो रही है, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरीके से जो उनकी पीड़ा है, हमने उसको समझा, जाना, और दूसरे लोगों को जानने की कोशिश की। हमने देश के बाहर तथा देश के अंदर बैठे लोगों के मन में ये बातें भरी कि अंग्रेज जो है हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो हमारा शोषण कर रहे हैं, वो हमारी रिसोर्स को यूज़ करके अपना पेट भर रहे हैं, अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। तो ये हमने लोगों को समझाने में ये हम कामयाब हो पाए, और जिसका एहसास में बाद में होता है। ठीक है। फिर देखते हैं कि सीडीएम जो है ये फिर स्वराज का एक रूप लेती है। फिर पेजेंट्स जो है ये अवेयर हो जाते हैं धीरे धीरे, तो अब धीरे धीरे अब हमारा क्या होता है, डिमांड भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हम एडल्ट कॉलोनी की ओर बढ़ेंगे। तो फिर लीडर्स मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है ब्रेक्स लॉ, मतलब हम लीडरशिप जो है ना, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हम सीडीएम की बात करते हैं, तो एक इसमें भी एक मॉडरेट का भी तरीका है, प्लस जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसका भी तरीका है कि व्हेन वी ब्रेक लॉज, तो हम लॉ भी ब्रेक करते हैं, फिर हम सविनय अवज्ञा भी करते हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, इसमें क्या है, समाहित हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडरेट आइडियोलॉजी एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, कई सारे लीडर्स ज्वाइन करते हैं, हमने देखा। फिर इंडियन मूवमेंट को एक बल देते हैं, धार देते हैं, और क्या करते हैं, भारत को आज़ादी दिलाने में एक भूमिका अदा करते हैं। फिर कांग्रेस जो है, कांग्रेस में किसान ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस जो है वो एलीट की पार्टी है। लेकिन इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस केवल एलीट की पार्टी नहीं है, कांग्रेस हर एक सेक्शन के मुद्दों को उठाती है, और कांग्रेस हर एक सेक्शन के साथ में खड़ी है, और हर एक की बातों को ज़रूर उठाएगी, और अंग्रेज़ों को दो हाथ करने को तैयार है। फिर आइडियोलॉजी जो है
वायलेंट रही थी, प्रोग्राम क्या रहा था, प्रोडक्टिव प्रोग्राम रहा था कि किस तरीके से हम अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर हम खड़े होते हैं तो हमें एक कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव मैंने गलत लिखा है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में हमें काम करना होगा, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करना होगा, तभी हम अंग्रेज के खिलाफ लड़ पाएंगे। कंक्लूजन यही है कि नीले साहब का खात्मा हो जाता है, ठीक है, और रैयत खुश हो जाते हैं। और यूएस जो स्ट्रगल होता है 1776 में, जो शुगर एक्ट को क्या कर देते हैं, शुगर एक्ट को 1770 में जो शुगर एक्ट आता है उसको ख़त्म किया जाता है, और यूएस ऑलरेडी एडल्ट इकोनॉमी बन चुका था तो 25% टैक्स में रिबेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट रिवोल्ट ग्राउंड, मतलब नेक्स्ट रिवोल्ट के लिए ग्राउंड प्रिपेयर होता है और फिर अमेरिका को आज़ादी मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कॉज भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से जैसे ही भारत एडल्ट इकोनॉमी बन रहा था तो भारत के लोगों के अंदर भी, बिहार के लोगों के अंदर भी यह एहसास हो रहा था कि यस वी कैन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वी कैन फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, वी कैन फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ नीले साहब। एंड इनको किसान के अंदर जब अवेयरनेस आ जाती है तो फिर ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ, नीले साहब के खिलाफ ये खड़े होते हैं। फिर जो एक्सप्लॉयटेशन का कम होता है और फिर चंपारण एग्रेरियन बिल आता है 1918 में, और फिर इनकी दुर्दशा धीरे धीरे सही होने लगती है। लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि गांधी का एक कोट है कंक्लूजन में कि तिनकटिया सिस्टम गॉट एबॉलिश्ड, इट क्रश द रॉयट्स, इसने रॉयट्स को क्रश कर दिया, बट नाउ दे आर फ्री एंड द सुपरस्टिशन दैट द स्टेन ऑफ इंडिगो कुड नेवर बी वॉश्ड आउट एक्सप्लोडेड। मतलब यही बोलते हैं कि जो स्टेन है इंडिगो का वो कभी धुल नहीं सकता है, वो एक्सप्लोड हो गया, फट गया और अंग्रेज हार गए, अंत में जीत हमारी होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम इस सेक्शन को, इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर कोई इसमें कुछ कमी रही होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से जो और भी टॉपिक हैं मेंस के उसको मैं कवर करूँ, मैं उसकी नोट्स को आपके साथ साझा करूँ, और इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।